साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। 2024 का बिगुल बज चुका। आज यहां मेरे सामने जो भी मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने मुझे एक मुद्दा दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर जिसको नाम दिया है सत्ता, सल्तनत और सनातन। इसी पर हम चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर जो हमारे देश में आज सत्ता चल रही है, इससे आप कितने मुत्तफिक हैं, और ये सत्ता क्या सल्तनत बना पाएगी और ये सल्तनत क्या सनातन कायम कर पाएगी। सर, मैं आपका पहले परिचय लूंगा। श्याम नारायण बिंद। श्याम नारायण जी, आप हमें बताएं कि आज जो सत्ता चल रही थी पिछले 10 वर्ष से, इससे आप कितने मुत्तफिक हैं? सत्ता तो सर ठीक है चल रही है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी योजनाएं लागू है, जिनमें हाँ सबका फायदा मिल रहा है। जिनमें ये सत्ता सल्तनत बना सकेगी? जैसे अखंड भारत जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का, क्या वो हो पाएगा? अब तो उनकी सोच है कि 47 तक विकसित भारत बनाने की, जिनमें और उसी के अनुरूप चल रहे हैं। जिनमें हो सकता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर बालेश्वर विक्रम हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीतिक चर्चा के क्षेत्र में भी हमारी एक पहचान है। और मैं समझता हूँ कि यह जो लोकतंत्र है, जब चुनाव के दौरान ही लोकतंत्र के रूप में दिखाई देता है, जब जनता इसमें मतदान करती है। और जो सोच है सत्ता की, तो सत्ता तंत्र में वो बदल जाता है लोकतंत्र। और सत्ता तंत्र का मतलब ही होता है कि वो अपने मद में चूर होकर के सल्तनत, वो चाहे वो गांव का सल्तनत हो चाहे देश का सल्तनत हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गांव का प्रधान भी अपने मद में चूर होकर अहंकार में अपनी सल्तनत कायम कर लेता है। और देश का भी एक सल्तनत हो सकता है। रावण भी एक सल्तनत चलाता था, यहाँ औरंगजेब भी सल्तनत चलाता था, और आज की तारीख में भी सल्तनत ही चल रहा है। सल्तनत से मुराद मेरा ये नहीं है कि उसे सिर्फ और सिर्फ उर्दू भाषा में ही उसे, जैसे प्रभु राम का भी एक सल्तनत के रूप में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अश्वमेध घोड़ा छोड़ा और सारे जगहों में घूम करके आके वो अपने बेटे ही लौ कुश के हाथों में वो फंस गया। मेरे सल्तनत कहने से ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुगल शासक को ही सल्तनत कहें। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें चली हैं। उससे फिर मैं आगे पूछूंगा कि सर, आप अपना परिचय दें। जी, मैं लंका का निवासी, लंका नौकापुरा, और मेरा नाम ब्रिजराज कुमार निर्गुण है। जी, ब्रिजराज कुमार निर्गुण। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस नाम को आप सुन रहे हैं, सत्ता, सल्तनत और सनातन, यही ब्रिजराज जी हैं जिन्होंने मुझे ये तीनों नाम सुझाए और कहा कि इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, आप ये पहले बता दें कि जो 10 साल की सत्ता चल रही है, इससे लोग सल्तनत की तरफ बढ़ रहे हैं। आवाम कितना प्रधानमंत्री मोदी से मुत्तफिक है, उनके कार्यों से खुश है? देखिए, जो सत्ता होती है और सत्ते पे आसीन जो लोग होते हैं, वो सत्ते के मद में चूर हो जाते हैं और उनको घमंड हो जाता है अपनी कुर्सी का, अपनी सत्ता का और अपने मद का। इसीलिए तो इस लोकतंत्र में 5 साल बाद फिर से उन्हें बैठाना होता है। यही कारण, यही बेहतरीन लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि हर साल 5 साल बाद उनकी कुर्सी उनसे ली जा सकती है। सर, ये जो आपका वर्तमान सरकार है, ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में प्रजा निर्धारित करती है कि हमारा राजा कौन होगा, हमारा सत्ता कौन होगा, सल्तनत कौन चलाएगा। सनातन तो बहुत दूर की बात है। और ये तीनों चीज़ें, सत्ता, सल्तनत और सनातन, ये प्रकृति द्वारा बनाई एक परिवर्तित चीज़ें हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे कि अभी हमारे मित्र आपने कहा कि भगवान राम ने इस धरती पर राज किया और अपने ही पुत्र के हाथों उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसा मैंने नहीं कहा।
ठीक है, कोई बात नहीं। सर आपसे भी मैं लेना चाहता हूं कि आखिर ये जो आज हम परिचर्चा कर रहे हैं सत्ता, सल्तनत और सनातन, सनातन जो धर्म है वो कितना समाहित करता है लोगों को एकजुट करने के लिए? इसके बारे में तो नहीं बता। सर आप इस बात का जवाब दें। देखिए, सनातन के साथ हम धर्म शब्द नहीं जोड़ते हैं। जब हम सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सनातन एक परंपरा होती है और प्राचीनता से उसका संदर्भ जुड़ जाता है। यह जो सनातन है इसमें दोष थे, ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में जो सनातन का हम एक तरीके से पुनर्प्रयोग कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। एक देखिए, हिंदुत्व के नाम पर एक एजेंडा बना, वो राजनीतिक एजेंडा, क्योंकि हिंदू केवल एक वोट बैंक नहीं बन पा रहा था, क्योंकि हिंदुओं में भी बड़े फिरके थे। हिंदू दलित भी हो सकता है, हिंदू पिछड़ा भी हो सकता है, हिंदू अति दलित भी हो सकता है, अति पिछड़ा भी हो सकता है। इससे लगा आज की तारीख के जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाली माइंड है, उन्होंने सोचा कि चलो इसका पुनर्प्रयोग करते हैं सनातन। तो सनातन शब्द का भी एक पुनर्प्रयोग है और राजनीतिक प्रयोग है। हिंदुत्व एक एजेंडा है और आज भी चल रहा है, इस बात को माना जा सकता है। क्योंकि आप भी जब इस बात को जब कहते हैं कि नहीं मोदी जी की सरकार है, मोदी कुछ बेहतर कर रहे हैं इसलिए बार बार चुने जा रहे हैं, कोई भी सत्ता दोबारा पुनर्वापसी तभी करती है जब वो अपना काम बताती है या काम के आधार पर पुनः उसको लोग वोट करते हैं। तो सनातन के नाम पर कोई वोट नहीं करता। मेरा एक सवाल है इस बात पर कि लोगों को सत्ता क्या उसके कर्म पर मिलती है या उसके भाग्य में होता है? व्यक्ति के भाग्य में सत्ता होती है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, आज अगर आप शेरू भाई यहाँ देश के प्रधानमंत्री हो जाए, ओवैसी देश के प्रधानमंत्री हो जाए, तो उनके व्यक्तिगत भाग्य का मसला है। ये सत्ता जो बनती है वो लोगों के सहयोग से लोकतंत्र में बनती है। एक व्यक्ति कोई कहे कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रूल नहीं है कि यहाँ कोई ट्रंप खड़ा हो जाए या ओबामा खड़ा हो जाए, चाहे जो बाइडेन खड़ा हो जाए तो उनके नाम पर वोट पड़ रहा। यहाँ पार्टियों के नाम पर भी पड़ता है और व्यक्ति के नाम पर भी पड़ता है। लेकिन भाग्य किसी पार्टी का भी हो सकता है, भाग्य किसी व्यक्ति का भी हो सकता है। आज लीडरशिप है मोदी की, मान लीजिए, हम एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं, आज लीडर, कल के दिन में इंदिरा जी के पास एक लीडरशिप थी और कांग्रेस का संबंध जुड़ा हुआ था, तो पार्टी का भी भाग्य था इंदिरा जी के साथ जुड़ा हुआ। वैसे ही पार्टी का भाग्य, आज भाजपा का भाग्य मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी तो भाग्य का भाग्य और बहुत बड़ा पार्टी खेल का, है। हाँ, नहीं, व्यक्ति के लीडर का, नेतृत्व का भाग्य और पार्टी का भाग्य एक समन्वित हो सकता है। नेतृत्व के आधार पे ही पार्टियां चलती हैं, नेतृत्व के आधार पे ही उसका चुनाव होता है और वोट दिया जाता है। सर इस सत्ता में कोई कमियां आपको समझ में आई? हमारे समझ से तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है जो अभी कोई कमी नहीं। नहीं। यानी कि ये जो किसान आंदोलन 700 मारे गए, उसके बाद ये सारी की सारी कमियां उन किसानों की थी जिनका जीवन चला गया? नहीं, कमियां तो गवर्नमेंट में थी जुनबा, गवर्नमेंट में हाँ थी। जी जी, हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट में कमी थी जुनबा, इसलिए उनको जो कानून था उसको वापस लेना पड़ा जो है। ऐसा कानून बनाने से पहले क्या एक बार मशवरा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, मशवरा होना चाहिए। अब देखिए आज का जो समय चल रहा है, वो हमारे प्रधानमंत्री बंगाल गए थे और एक संदेश खली जगह है, वहां पर कुछ औरतों के साथ बहुत ही घिनौना कार्य हुआ है जिसको प्रधानमंत्री उठा रहे थे। इस बात को सुनकर देखकर बड़ा ही मन खुशी हो रहा था। लेकिन वही प्रधानमंत्री जब मणिपुर में 2 लड़कियां, 2 औरतें नंगे घुमाई गईं, तो वहां के लिए न कुछ बोलते हैं और न ही कुछ उस पर उनका प्रतिक्रिया होता है। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत हुआ है जुनबा, यहाँ गलत। हाँ, दोनों जगह एक समान व्यवहार होना चाहिए, दोनों जगह। जब प्रधानमंत्री देश का तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन आवाम का वो एक पिता होता है, ऐसा हमारा मानना है। सर इस पर क्या कहते हैं आप? बेशक आवाम का वो
भाग्य विधाता भी होता है। विधाता तो नहीं कहें सर, वो भाग्य ये विधाता इसलिए- नहीं, मैं मेरी बात सुन ले, मैं आपको टिप्पणी करता हूँ। भाग्य विधाता उसे जब हम मान लेते हैं तो वो हमारे साथ चाहे सही करे चाहे गलत करे, कोई कुछ कर नहीं पाता है। भाग्य विधाता अगर आप हो जाते हैं तो वो जो है हमें वन में भी भेज देता है और राज भी देता है, उसकी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री मोदी भाग्य विधाता होकर किसी की प्राण ले सकते हैं? नहीं, ऐसा मेरे कहने भाग्य का विधाता शब्द बहुत अलग है सर। मेरे कहने का आशय नहीं है, लेकिन जब हम आप और आप किसी को सत्ता सौंपते हैं तो देश की तकदीर भी उसको सौंप देते हैं। ये बात, आपकी बातें मैं सहमत हूँ। तो अवाम में कोई फर्क नहीं होता, वो मणिपुर का अवाम है कि संदेश खाली का अवाम है। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। संदेश खाली के ही बगल में जब सांप्रदायिक दंगे हुए सन 48 में, तो गांधी नोआखाली गए थे। नोआखाली में वो हफ्तों जा कर के वहीं रह गए जिस गांव में दंगा हुआ। क्या बात। मुस्लिम हिंदू दोनों के हृदय को जोड़ने का उन्होंने संकल्प लिया, और यहाँ दिल्ली में सत्ता बन रही थी 47 में, और गांधी नोआखाली में थे। यह दिलों को जोड़ने का जो उनका जज्बा था, और नोआखाली एक ऐतिहासिक घटना है जहाँ गांधी गए हैं। आज उसी नोआखाली से संदेश खाली तक की यात्रा हुई है। उस संदेश खाली में जो शेख शाहजहां के नाम पर बहुत सारे अत्याचार की बातें आ रही हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ की जो सत्ताशाली सरकार है उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, बचा रही है। वो बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, विधायक है। सवाल यह नहीं है कि औरतों के साथ मणिपुर में भी अत्याचार हो रहे, 47 में भी अत्याचार हुए, आज की तारीख में भी हो रहे हैं, तो उसको कोई प्रोटेक्ट करे। अगर खुलेआम अगर उसका कोई समर्थन करता हो तो यह अमानवीय घटना है। अगर इस पर संदेश खाली में एक विपक्ष की भूमिका के नाते प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं कि वहाँ की औरतें दुर्गा हो गई, चंडी की तरह उन्होंने विरोध किया, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर में भी औरतें चंडी की तरह विरोध कर रही हैं, वहाँ भी यह बात आनी चाहिए। दुनिया में जहाँ भी औरतें चंडी की तरह, दुर्गा की तरह लड़ रही हैं और लड़ रही हैं, उनका समर्थन होना चाहिए, उनका प्रोत्साहन होना चाहिए। लेकिन अत्याचार ही क्यों हो कि औरतें हमेशा दुर्गा और चंडी के रूप में रहें? यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। यह जो अत्याचारी है उसका नाश होना चाहिए कानून के माध्यम से, इसलिए आपको सत्ता दी गई है। बेहतर। ये मेरा सवाल अब आपसे यही है कि अपने प्रधानमंत्री के इन 10 सालों में लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ा है या नफरत बढ़ा है? ये तो बात निश्चित ही रूप से जान लीजिए जी कि कुछ लोग, विपक्ष के लोग भी, एक आप खास तौर से मैं आपको बताऊं कि एक विपक्ष के लोग विरोध के लिए विरोध की बातें करते हैं। एक पार्टी कह रही है कि संविधान खत्म कर दिया जाए, एक पार्टी के नेता भी घूम घूम के कह रहे हैं कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। इस तरीके से क्या है कि आप सोचें कि एक पार्टी जब चुनाव में, दोनों सारी पार्टियां फाइट करती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एनडीए में चला गया तो वो भाजपा ही हो गया, वो अपनी पार्टी का अस्तित्व बनाए हुए है। अगर सुहेल देव राजभर सुभाषपा की पार्टी भी एनडीए में गई है तो अपना पार्टी का अस्तित्व बनाई हुई है और टिकट के साथ या सीटों के साथ बंटवारा करती है। या कोई भी मान लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी भी बिहार में जा कर के एनडीए के साथ अलायंस बनाई हुई है, तो वो अपने पार्टी का अस्तित्व बना करके ही राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो भी होता हो काम करती है। लेकिन सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो यह तो एक सामान्य दुकानदार भी अपने सौदे के लेन देन में करता है, उससे बार्गेनिंग होती है तो कहता है भैया हमारा इतना का पड़ा है, इससे कम नहीं कर सकते। ये मोहब्बत का ही सौदा होता है। राजनीतिक भाषा में आप यह कहना चाहते हैं कि नहीं, इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, यह गलत है। इस देश में जितना सौहार्द फैलाया जा सकता है यह आपका भी दायित्व है। इस सौहार्द की भाषा बोलिए, आप नफरत की
मैंने मोहब्बत की दुकान खोलने, नफरत की बाजार में न मोहब्बत का दुकान खोलने कैसा, ये उनका कौन सी भाषा? सेंटेंस गलत है, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जो राहुल गांधी का सेंटेंस है वो गलत है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आखिर सत्ता जब देता है, जनता सत्ता किसी को देती है, उससे चाहती क्या है? उससे कल्याणकारी राज्य की भूमिका चाहती है। जनता हमेशा चाहती है कि उसको जो जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली, ये सारी सहूलतें तो फ्री मिले। एक तो सत्ता ऐसी भी चल रही है जो कहती नहीं हम बिजली फ्री में देंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। यह सत्ता की भूमिका है, कल्याणकारी राज्य की का यही कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, अगर यह सत्ता नहीं कर पाती तो वह सत्ता दोबारा नहीं चुनी जा सकती। और इसीलिए संविधान की बात मैं कर रहा था कि अगर कोई कहता है कि नहीं ये संविधान ख़त्म करने आए हैं, तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है कि वो संविधान ख़त्म कर देंगे। इस संविधान को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उस संविधान में सेकुलरिज्म की बात है, वहाँ समाजवाद की बात है, कल्याणकारी राज्य की कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएँ हैं। उसकी किसकी हैसियत है ख़त्म कर दे? उसी सत्ता के सहारे मोदी की सरकार बने, दिल्ली में बने, चाहे राज्यों में बने, उसी संविधान के सहारे बनता है साहब। उसको कौन खत्म कर सकता है? नहीं, आपने जो ये मतलब मोहन भागवत जी है, उन्होंने कहा कि 15 साल के अंदर अंदर हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा और हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाएगा? यह गलत तरह की भाषा है। वो चाहे मोहन भागवत कहें, चाहे जो सुने, इस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान में न हो सकती हैं, न होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित हो जाएगा? पाकिस्तान में इस्लाम राष्ट्र आ गया, क्या हो गया पाकिस्तान का? नेपाल में हिंदू राष्ट्र बना रहा, क्या नेपाल का भला हो गया? यह सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर नहीं सत्ताएं चलती हैं, राष्ट्र चलते हैं। हमेशा विज्ञान के आधार पर चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा और संविधान के आधार पर ही देश चलता है। सर, आपने क्या कहा, देश कैसे चलेगा? संविधान के आधार पर चलेगा। आपके मंशा यही है कि जैसे हमें 1947 में संविधान, आजाद होने के बाद संविधान मिला जी, इसी तरह से हमारा देश चलता रहे, इसी तरह चलता रहे। सर, आपसे मैंने जैसे सर से पूछा, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि इन 10 सालों में जो ये लोगों के दिल में कड़वाहटें भरी है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? वही प्रेम से भी किया जा सकता है, अच्छा रहेगा। प्रेम से ही ये खत्म होगा। हाँ। सर, आखिर ऐसा लग रहा है कि इस नफरत को बढ़ाने में लोगों को सत्ता मिल जा रही है। जैसे कि हमारे कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी भाषाएं बोली, कई ऐसे विधायक हैं कि ऐसे ऐसे भाषाएं बोले और फिर खटाक से उनकी जो है वो सीट बाहर आ गई। ऐसा सर आज की डेट है। सर, अभी तो टिकट कई लोगों का तो टिकट कट गया, जो विधायक थे उनका भी टिकट काट के बीजेपी ने दूसरे को कैंडिडेट को टिकट दिया गया। हाँ, इस बार बीजेपी का रुख कुछ अजीब दिख रहा है। प्रवेश वर्मा जो पिछली बार गोली मारो सालों को जिन्होंने ये भाषण दिया था, आह्वान लगाया था, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। और तो और साध्वी प्रज्ञा, उनका भी उन्होंने टिकट काट दिया। आखिर क्यों? बीजेपी फिर से मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है, कुछ इस पर आप रोशनी डालें। देखिए शेरू भाई, अभी जैसे कि B.J.P, ठीक है ना, समझ गए, बीजेपी, ठीक ना। जिससे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि लोग परिवारवाद ना, खानदानवाद, जातिवाद, तो परिवारवाद और खानदानवाद और जातिवाद तो ये भी करती है B.J.P, ठीक है। इस पर मैं इसका हम बता रहे हैं। एक मिनट मेरा सवाल हो जाए। इस पर मैं बड़ा सोचता हूं, जब ये बात कहते हैं लोग कि फलाने जो हैं वो परिवारवाद करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जनता उन्हें चुनकर भेजती है या उनका बाप उन्हें लेटर लिख के दे देता है कि आप विधायक हो गए? वैसे ही पार्टियां भी, बेटी भी इस बार लड़ रही है, ऐसे ही पार्टियां बहुत सारी बेटों को चाहती हैं कि वह एक इसी पेशे में आ जाए और दूसरे पेशे में तो उनको जाने ही नहीं देना चाहते कि फायदे का धंधा है, यहाँ कुछ न लगना है।
लीडरशिप मिलनी है और बहुत जो है ग्लैमर मिलना है पॉलिटिक्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका विरोध जो है अगर जो लोग करते हैं तो वो सैद्धांतिक विरोध है। यह समाजवादी भी किया करते थे। यह गांधी की अगर उदाहरण से आप देखें तो गांधी के 4 बेटे थे। गांधी की स्वयं पत्नी माँ कस्तूरबा जो है बहुत बड़ी लीडर थी और महिलाओं के बीच रहती थी। उनका बड़ा नाम और काम भी था, लेकिन वो कभी आप देखें तो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में कस्तूरबा नहीं आई। उनके 4 बेटों का तो हम जानते ही नहीं नाम। और भी बहुत सारे लोगों के बच्चे थे। लेकिन वो जिस जमाने की आप पॉलिटिक्स बातें कर रहे हैं, उस जमाने के पीएम उनके पास फटा कुर्ता होता था। उस जमाने की जो आप पॉलिटिक्स बता रहे हैं, आज के जमाने की आप पॉलिटिक्स की बात करें कि आखिर जो विधायक चुन करके आता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का बेटा ही क्यों ना हो, उसे जनता वोट देती है तब न चुन के आता है कि वो साइन करके दे देता है कि आज से तुम यहाँ के विधायक और सांसद हो गए। जनता बेवकूफ़ है तो हमारा काम उसको समझाने का है। यही राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से राजनीति का एक प्रसार होता है। अच्छा, चलिए यहाँ अब ये सांसद का चुनाव होने जा रहा है। आपसे मैं ये पूछूं कि सारी पार्टियां उन सेलिब्रिटियों को अपना कैंडिडेट बना रही हैं जिनको समाज से एक दिन का कोई मतलब नहीं रहता है, और वो उस कुर्सी पर यानी संसद में जाके बैठ जाते हैं, जो आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी मुद्दे पर न उन्होंने चर्चा किया न विचार किया, लेकिन वो जनता उन्हें चुनती है और वो जा करके संसद में बैठ जाते हैं। इन सेलिब्रिटियों को आप उनके लिए जनता से क्या कहना चाहते हैं? फाइट होती है, डायरेक्ट फाइट होती है। चुनाव होता है तो उस समय जनता पेशो पेश में पड़ जाती है कि भाई हम इनको कैसे चुने। अब चूंकि पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया है, पार्टी के नाम पर चुने जाते हैं वो, क्योंकि हवा बह रही है। इससे जनता का नुकसान आप समझिए। बेशक कभी आप जो है समझता हूँ, मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ कि इससे जनता का नुकसान होता है। जनता की जो जन आकांक्षा है उसका नुकसान होता है। उनकी जन आकांक्षाओं की भरपाई नहीं हो पाती, और विकास के जो काम होते हैं उसमें भी व्यवधान होता है। मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि वह जो राजनीतिक व्यक्ति जो जिस जज्बे के साथ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर सकता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब जैसे मैं आपसे सवाल करता चलूं कि राज्यसभा में कभी आप हेमा मालिनी जी को किसी विषय पर टिप्पणी करते सुना है या कोई बात रखते देखा है आपने? नहीं, लेकिन काबिज नहीं रह सकते। और रही बात देश के, तो हमारा देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। अच्छी बात भारत माता की जय। अच्छी बात।